तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है एक बार इस खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है एकेडमी ऑफ रैंक इल्ड बाई आर्यन। तो पूरे भरपूर और जोश के साथ छठ पूजा समाप्त हो चुकी है और फिर से वापस आते हैं, वापस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, पढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करते हैं फिर से अपने वही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई को जारी रखते हुए रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। अगर अभी तक आपने मेरा लेक्चर नंबर रे ऑप्टिक्स 01 रे ऑप्टिक्स 02 नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि उस लेक्चर को देखिए, उस लेक्चर को देखिएगा तो आज का लेक्चर आपको क्लियर समझ में आएगा। इस खूबसूरत सा लेक्चर का जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स 03। इस लेक्चर में हम लोग उस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे पिछले लेक्चर को जहां पे खत्म किए थे उस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, हेडिंग डाली है रे ऑप्टिक्स। बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है आज का। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए और इस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग प्लेन मिरर का ही बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात किए थे और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, और हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लोग फ्री क्यूरी का भी बात करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तीसरा हम लोग सीखेंगे रोटेशन इंसिडेंस एंगल एंड रोटेशन ऑफ मिरर की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? पहला, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। दूसरा, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट की बात करेंगे। न्यूमेरिकल से कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे और इसमें कुछ हल्का ट्रिक भी सीखेंगे। उसके बाद हम रोटेशन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रोटेशन ऑफ मिरर की बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे आपको ये कहीं नहीं सिखाया जाता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इमेज फॉर्मेशन को लेके बच्चे के मन में काफी सारे डाउट रहते हैं। मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको रे ऑप्टिक्स 02 में सिखा रखा है। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, एकेडमी ऑफ रैंक इल्ड बाय आर्यन, और उस पे जाके रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 01 और 02 जरूर देखिए। पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन किए हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होते हैं, सारा इंट्रोडक्शन का बात किए हैं, कुछ हिस्ट्री का बात किए हैं कि रे ऑप्टिक्स कैसे आया, कहां से आया। दूसरे लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर का बात किए, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी सीखे थे और सीखे थे कि प्लेन मिरर पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 3, जिसमें सीखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कुछ की बात करेंगे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंस एंड मिरर का बात करेंगे। क्लियर है? मिटाया जाए तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 का हम लोग इमेज फॉर्मेशन के द्वारा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आज भी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस आपका जितना भी डाउट है रे ऑप्टिक्स को लेके, मेरा वीडियो लगातार आते रहेगा इस चैनल पे। आप सारा डाउट इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से जुड़े नहीं है, तो जुड़िए और देखिए इसका रिजल्ट, ठीक है।
इतना सारे प्रमोशन के बाद, चैनल प्रमोशन के बाद स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन मिरर है। मेरे पास एक प्लेन मिरर है और ये है इसका पॉलिश्ड बैक साइड का एरिया, और इतना डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए एंड बी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इस मिरर से जितना दूर बी है उतना दूर एक पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे। इस मिरर से जितना दूर ए है उतना दूर यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। और हमको पता है कि प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया है कि प्लेन मिरर के वर्टिकली परपेंडिकुलर इमेज तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे है पॉइंट बी और यहां से ले चलते हैं पॉइंट ए है, यहां मान लेते हैं ये ए डैश है, ये बी डैश है। इसका ये बन गया मेरा इमेज फॉर्मेशन। इसका इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, इसका रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने हमको आता है। फिर कहीं से भी यहाँ से ये लाइन गया और इसी से वापस आया होगा। एक और रे भेजते हैं और यहाँ से जाके इधर टकरा के वापस गया होगा। इसको हम लोग बैक में यहाँ जाके मिला देते हैं। इस बी का इमेज फॉर्मेशन हो गया दोनों की वजह से। जिस तरह ये रे गया होगा यहाँ से वापस आया होगा और एक रे यहाँ पे गया होगा, इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हुआ होगा ऐसे, और ये रे कहीं जाके पीछे इस पॉइंट पे मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब ये बन चुका है, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। इमेज कैसा बना? जैसा है वैसा ही बना। मिरर से जितना दूर है उतना ही दूर बना हुआ है। क्लियर हो रहा बात? ये मिरर है, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज फॉर्मेशन कराना था। ए डैश बी डैश हो चुका है। तो जैसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, उसी तरह हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे? ये एक्सटेंडेड, यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो पहले बी पॉइंट के लिए यहाँ पे फॉर्म कर लिए, फिर ए पॉइंट को फॉर्म किए, फिर दोनों को मिला दिए। और पॉइंट के लिए फॉर्मेशन हमको आता है। ये फॉर्मेशन हम लोग सीखे हुए हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, और ये जितना डिस्टेंस यहाँ से इसका है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इसका भी होगा। जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर भी होगा। ये था प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग भी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्लियर है बात? ये ए बी का इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज में ये लिखा हुआ है कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज फॉर्म होता है, मतलब कहने का क्या मतलब कि जितना दूर हम प्लेन मिरर के सामने रहेंगे, मिरर में भी हमको उतना ही पीछे दिखाई देगा। हमको लगेगा कि मिरर में भी हम उतना ही पीछे खड़े हैं, मिरर के अंदर हम उतना ही पीछे खड़े हैं। ये बात हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर उस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होता है। क्लियर है? मिटाया जाए। 1 2 3। तो देखिए कैसे कैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, तो पॉइंट जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ले चलते हैं और यहाँ से इसको सीधा परपेंडिकुलर गिरा देते हैं मिरर पे,
और इसको भी सीधा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, इतना यहाँ पे आ गया। ये मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट है तो इसका ए डैश इमेज फॉर्मेशन हो गया। और इमेज फॉर्मेशन हमको रे डायग्राम बनाने आता है। एक रे ऐसे गया होगा और यहाँ से एक रे ऐसे आ गया होगा रिफ्लेक्ट होके, और ये कहीं पीछे इस पॉइंट पे मिला होगा, और दूसरा रे ऐसे गया होगा और यहां से वापस आया होगा। क्लियर है बात? इतना बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां से ये रे गया और यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ही बीच में एक नॉर्मल रहा होगा, यही नॉर्मल रहा होगा, जिसको इसको n बोल देते हैं। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? तो ये वाला एंगल I रहा होगा और ये वाला एंगल R रहा होगा। कोई डाउट है क्या? तो मान लेते हैं कि हमको पता है कि एंगल I एंगल R का बराबर होता है। तो एंगल I को अगर थीटा कंसीडर करते हैं तो एंगल R अपने आप थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है और ये जो ये वाला लाइन है, ये एक दूसरे का पैरेलल हो गया। और पैरेलल हो रहा है तो ये जो बीच वाला रे जा रहा है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इधर नहीं दिखाई दे रहा क्या? इधर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पे ये कुछ लाइन पैरेलल हो गया, ये नॉर्मल वाला लाइन और ये वाला लाइन, और ये जो रे ऑप्टिक्स इधर से जा रहा है ये इसको कुछ ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा तो ये थीटा। और देखिए ऐसे काट रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐसे अगर काटा हुआ है तो ये वाला एंगल इस एंगल का बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये थीटा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ट्रेंगल, अब यहाँ पे देखिए दो ट्रेंगल बन गए। कौन कौन सा? एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ए है, यहाँ ए डैश है, यहाँ ओ दे देते हैं, यहाँ एम दे देते हैं। तो ट्रेंगल ओ ए एम, ट्रेंगल ओ ए एम एंड ट्रेंगल ओ एम ओ ए डैश एम, इसमें क्या देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, दोनों थीटा थीटा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और देख रहे हैं ओ एम दोनों में कॉमन है, ओ एम कॉमन है। समझ में आ रहा है बात? इतना दूर तक समझ में आ रहा है? और क्या देख रहे हैं कि एंगल एम ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए डैश, ईच एंगल 90 डिग्री, ये भी आपस में बराबर है। अगर ये आपस में बराबर है तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रेंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल ओ ए डैश एम का। किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ? कौन सा प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो बोलेंगे ए एस एस, एंगल साइड एंगल से ये क्या हुआ? ये दोनों आपस में ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओ एम, हम लोग अब बोल सकते हैं कि ओ एम बराबर होगा, ओ नहीं सॉरी, ए एम बराबर होगा ए डैश एम का। मतलब क्या प्रूफ हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज से जितना दूर था उतना ही दूर इमेज भी फॉर्म हुआ है। क्लियर हो रहा बात? समझ में आ रहा है? इस ट्रेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो कॉन्ग्रुएंट का हमको पता है कि सारा साइड सारा एंगल आपस में बराबर होता है। तो ये जितना साइड है उतना ये साइड हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर जितना दूर है, इमेज से भी मिरर उतना ही दूर है। ये बात प्रूफ होता है
आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फटाक से इसको कॉपी पेन उठाइए और छाप लीजिए कॉपी में। ठीक है, हो गया होगा। नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े हम लोग। इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। ये था जो अभी करवाए प्रूफ, ये था प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर का। ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा बनता है, जितना दूर मिरर से होता है उतना ही दूर भी बनता है। क्लियर है बात? अब हम लोग और इमेज फॉर्मेशन का बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा इमेज दे दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्लेन मिरर है। हमको इमेज फॉर्मेशन करना है इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। कैसे करेंगे? मिरर से जितना दूर ए है उतना ही दूर यहाँ पे एक ए पॉइंट बनाइए, उतना ही दूर यहाँ पे एक ए पॉइंट बनाइए। जितना दूर बी है मिरर से उतना ही दूर यहाँ पे एक बी पॉइंट बना लेते हैं। अब ये दोनों ए और बी को हम वापस में मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं। मिला दिए। अब हमको बच गया क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पे बनने वाला है। हमको पहले से पता है कि इमेज कहाँ बनने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। क्या फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे? इसका ना डायग्राम दिखाएंगे, रे डायग्राम कैसा होगा। यहाँ से एक रे गया होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ होगा, यहाँ से डॉट 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 बी पे मिला होगा। एक रे यहाँ से गया होगा, यहाँ से आया होगा और ये डॉट 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 ये बी पे मिल गया होगा। बी पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन हो गया होगा। इसी तरह ए का भी होगा, इधर से गया होगा, इधर से आया होगा, सीधा गया सीधा आया, और एक रे इधर से गया होगा, इधर आया होगा, और ये डॉट 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 ए पे मिला होगा। तो ये बन गया ए बी का ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कितना आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। बहुत ही आसान, 2-4 स्टेप में आप सीख जाइएगा। लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, वहां पे पूरा क्लियर कंसेप्ट बताया गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अगर आप पॉइंट इमेज सीख गए तो एक्सटेंडेड इमेज भी आपके लिए हलवा है। क्लियर हो गया? और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करें इमेज फॉर्मेशन का। करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है कि मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर, मिरर से एक 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका इमेज फॉर्मेशन बताइए कैसा होगा। तो कैसे करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तब वीडियो को आके वापस देखेंगे कैसे फॉर्म हुआ। तो 10 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो 10 सेंटीमीटर दूर इमेज भी मिरर से बनाते हैं। ये 10 सेंटीमीटर दूर इमेज भी फॉर्म करते हैं। अब ए पॉइंट जहां पे है वहां पे ए पॉइंट बनाते हैं। जितना दूर बी है उतना दूर यहाँ पे बी बना लेते हैं। ये बी से चलेंगे सीधा और यहाँ पे कहीं पे बी बना लेते हैं। जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे बी बना लेते हैं। अब इस दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, और यहाँ पे अपने आप ये 30 डिग्री बन के हमको मिल जाएगा। तो ए बी का इमेज फॉर्मेशन हो चुका है प्लेन मिरर में। क्लियर है बात कैसे करेंगे? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इमेज फॉर्मेशन चलिए मिटाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस बार मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और प्लेन मिरर पे हमको इमेज फॉर्मेशन करना है। कैसा होगा, जितना डिस्टेंस बी से है उतना ही डिस्टेंस हम एक यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे बी डैश। जितना डिस्टेंस ए का है उतना ही डिस्टेंस हम एक फॉर्म बना लेंगे ए डैश, और इसको ऐसे मिला देंगे, और ये बन चुका है। अब इसका डायग्राम बनाना बच गया है, तो डायग्राम आराम से ऐसे बनाएंगे। एक रे इधर गया, इधर से ही आया, और इधर से इधर गया, और डॉट 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 बी पे मिलाएंगे, और ये डॉट 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 ए पे मिला देंगे। बन चुका है ए बी का प्लेन मिरर पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज फॉर्मेशन हो चुका है।
क्लियर है बात? सीख गए होंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है, आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। किसी का भी इमेज फॉर्मेशन करना है, प्लेन मिरर के सामने हम पेड़ को लाके खड़ा कर देंगे तो पेड़ का इमेज फॉर्मेशन उतना ही होगा, पेड़ से जितना दूर मिरर होगा मिरर के अंदर भी उतना ही दूर पेड़ दिखाई देगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन ऑफ हाइट h wants to see his full image in plane mirror. In plane mirror, determine the height of minimum plane mirror। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पर्सन ऑफ हाइट h, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ पर्सन ऑफ हाइट h wants to see his full image in a plane mirror, determine the height of minimum plane mirror। क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं भी और मेरा हाइट है कुछ, मैं अपने हाइट को पूरा इमेज एक प्लेन मिरर के अंदर देखना चाहता हूं, तो हमको कितने छोटे, कम से कम कितना छोटा प्लेन मिरर लें ताकि मेरा फुल इमेज दिखाई दे, इसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। तो प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, ये बात हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। समझ में आ रहा बात? कैसे करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट भी समझ में आएगा, और जहां भी प्लेन मिरर और हाइट का कॉन्सेप्ट आएगा, जहां भी प्लेन मिरर हाइट का न्यूमेरिकल आएगा, हम लोग ऐसे ही डील करेंगे जैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिख लिए आप लोग? मिटाया जाए? मिटाएंगे तभी तो जगह बनेगा, तो आगे फिर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन? हो गया होगा? समझते हैं कि कैसे इसको डील करना है। एक प्लेन मिरर लेंगे पहले, उस प्लेन मिरर के सामने एक हाइट h हाइट का पर्सन को रख देंगे और क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। तो आइए देखते हैं इसका। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का ये है पॉलिश्ड एरिया। और यहाँ पे एक पर्सन आदमी खड़ा है h हाइट का एक पर्सन खड़ा है, दिखाई दे रहा, जिसका यहाँ पे हेड रहा होगा, इस पॉइंट पे इसका आई रहा होगा और यहाँ पे इसका फिट रहा होगा। तो ये मिरर से जितना दूर है ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इसका इमेज भी फॉर्म हुआ होगा। तो इससे कुछ ऐसे सीधे चलते इतना ही दूर यहाँ पे h डैश रहा होगा। ई के सामने ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे ई डैश रहा होगा। एफ के सामने चल रहे हैं तो कहीं यहाँ पे एफ डैश बना होगा। ठीक है, ये है मेरे पास मिरर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट करने में आसानी होगी। समझ में आ रहा बात? अब क्या हुआ होगा, मेरा आंख यहाँ पे है तो इस वाला हेड का मेरा आंख पे इमेज फॉर्म हुआ होगा, तभी तो हमको हेड दिखाई दे रहा। मतलब कि यहाँ से कोई रे निकला होगा, हेड से कोई रे निकला होगा और रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख तक पहुंच रहा होगा, और हमको ये फील हो रहा होगा कि ये जो है ना कहीं पीछे से आता हुआ फील हो रहा होगा, इस ताकि हमको हेड इमेज में दिखाई दे रहा। समझ में आ गया बात? इसी तरह क्या हुआ होगा कि यहां से और ये गया यहां से, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, यहां से
अब फिट से भी ऐसे रे गया होगा, रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख तक पड़ रहा होगा और हमको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं पीछे से आ रहा है, तभी तो ये इधर बना रहा है। ये कहीं पीछे से आ रहा है तभी तो यहाँ एफ डैश बना रहा है। अभी ये ई डैश एच डैश एफ डैश को हम मिला लेते हैं, यहाँ पे ई डैश एफ डैश एच डैश, मतलब मेरे आंख पे हेड का भी इमेज फॉर्म हुआ और फिट का भी इमेज फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो रहा बात? इस लाइन को हम लोग सीधा रखेंगे, सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब हमको बताना है कि हमको कितने मिरर की जरूरत है। अभी देखिए इतना बड़ा मिरर लिए थे हम लोग, लेकिन हमको इमेज फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिरर में हो चुका है, मतलब हमको इतना सारा मिरर की जरूरत है ही नहीं। हमको तो सिर्फ यही मिरर चाहिए थी जहां जितना में इमेज फॉर्म हो जाए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का। तो हमको इमेज छोटा तो हो गया, ये बात तो हमको दिखाई भी दे रहा है इसका रे डायग्राम से, लेकिन इमेज छोटा हो गया तो कैसे हुआ और कितना हुआ समझते हैं। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इस ई पॉइंट से लेके इस ई पॉइंट, नैन से नैन को मिला देते हैं, नैना से नैना मिलाओ रे, मिला दिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं P, यहाँ पे देते हैं Q और यहाँ पे देते हैं R। अब क्या हुआ, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा कि हमको पता है कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। अभी ही तो प्रूव किए थे हम लोग कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होता है इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे फॉर्म होता है। तो ये d डिस्टेंस है तो ये भी d डिस्टेंस हो जाएगा। PQ को मान लेते हैं x और QR को मान लेते हैं हम लोग y। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा ट्रेंगल, H डैश E डैश और E दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है H डैश E डैश और E, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, नीचे लिख दे क्या, देखिए यहाँ पे H डैश है, यहाँ पे E डैश है और यहाँ पे एक ट्रेंगल बनता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे E है, यहाँ पे E है और बीच में ना PQ एक ऐसा लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये P है, ये Q है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा कि PQ का वैल्यू यहाँ पे x दिया गया है, ठीक है, और ये भी D है और ये भी D है। अब देखिए ये हम लोग दो ट्रेंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा ट्रेंगल, एक H डैश E डैश E बड़ा वाला ट्रेंगल और एक छोटा वाला ट्रेंगल PQE। अब ये दोनों ट्रेंगल को हम लोग दिखाई देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। अगर दो ट्रेंगल आपस में सिमिलर है तो हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरम कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होने लगता है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं कि बड़ा वाला ट्रेंगल और छोटा वाला ट्रेंगल एक दूसरे का सिमिलर है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए एक बड़ा वाला ट्रेंगल में एंगल ई इसके लिए भी है, एंगल ई इसके लिए भी है। समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एंगल ई 90 डिग्री है और एंगल क्यू भी 90 डिग्री है। एंगल ई और एंगल क्यू ये दोनों कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर दो एंगल आपस में बराबर हुआ, अगर दो एंगल आपस में बराबर हुआ तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और ये अपने आप बराबर होगा तो ये और ये आपस में सिमिलर। ये बात है, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, कौन कौन सा ट्रेंगल लिए हैं, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, साइड में आ जाए। यहाँ पे ट्रेंगल H डैश E डैश E एंड ट्रेंगल PQE एंड ट्रेंगल PQE, ये साफ साफ दिखाई दे रहा। अब आगे समझते हैं। अब ये दो ट्रेंगल कैसा हो गया, देखिए एंगल एंगल दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रेंगल आपस में कैसा हो गया, ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर ही तो हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। इस बड़ा वाला ट्रेंगल का हाइट मतलब क्या है, H डैश E डैश बाई में छोटा वाला ट्रेंगल का हाइट PQ बराबर हो जाएगा बड़ा वाला का बेस। बड़ा वाला का बेस कितना है, E डैश बाई में छोटा वाला का बेस
ई ई क्यू। ठीक है, हमको एच डैश ई डैश फाइंड करना है। पी क्यू का वैल्यू पता है x है, ई से ई डैश का वैल्यू पता है d और d 2d, और ई से क्यू का वैल्यू पता है d, तो d d कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, एच डैश ई डैश इज इक्वल टू 2x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ बात क्या है, कहाँ तक लेना है? बहुत ही आसान है। एक बड़ा वाला ट्रेंगल देखिए, यहां से देखिए एच डैश ई और इसी में एक छोटा वाला ट्रेंगल बन रहा है पी क्यू ई। अब हमको देखिए एंगल ई दोनों के लिए कॉमन है, और यहाँ पे क्यू 90 डिग्री, यहाँ पे ई डैश 90 डिग्री, तो ई डैश 90 डिग्री और यहाँ पे क्यू 90 डिग्री, मतलब दो ट्रेंगल बराबर हुआ तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये सिमिलर हो गया। कौन कौन सा ट्रेंगल सिमिलर हो गया? बड़ा वाला ट्रेंगल और ये छोटा वाला ट्रेंगल। बड़ा वाला ट्रेंगल एच डैश ई और छोटा वाला ट्रेंगल पी क्यू ई। क्लियर है? अब ये दोनों सिमिलर हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा, तो इसका हाइट और इसका हाइट बराबर हो गया। पूरा बड़ा वाला का बेस भाई में छोटा वाला का बेस कर दिए, यहां से हमको मिल गया एच डैश ई डैश, इसका वैल्यू हमको मिल गया 2x। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब हम लोग एक और काम करेंगे, और एक और काम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रेंगल लेते हैं। फिर से एक ट्रेंगल समझिए, इस बार ई डैश एफ डैश, ट्रेंगल ई डैश एफ डैश एंड ट्रेंगल इस बार छोटा वाला ई क्यू आर, ट्रेंगल ई क्यू आर। इसमें भी सेम है, एंगल ई दोनों के लिए है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो सिमिलरली ये ट्रेंगल भी क्या होगा, जैसे ऊपर वाला हुआ है, सिमिलरली ये वाला भी ट्रेंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ई डैश एफ डैश सिमिलर हो गया ट्रेंगल ई क्यू आर का। आया हुआ है वहां तक? अब जब ये सिमिलर हो गया तो इसका भी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, तो इसका भी रेशियो बराबर करें, यहां मिटाएं, ये वाला लिख लिए होंगे, ये वाला लिख लिए होंगे, तो रेशियो बराबर करते हैं। इसका हाइट छोटा वाला का हाइट, मतलब ई डैश एफ डैश बाई में क्यू आर इज इक्वल टू बड़ा वाला का बेस बाई में छोटा वाला का बेस। बड़ा वाला का बेस कितना है ई डैश, छोटा वाला का बेस कितना है ई क्यू। क्लियर है बात? ई डैश एफ डैश हमको नहीं पता है तो लिख देंगे बाई में क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू हमको पता है, दिखाई दे रहा ना, यहां तक दिखाई दे रहा है। क्यू आर का वैल्यू हमको पता है कितना है y इज इक्वल टू ई डैश हो गया 2d और यहाँ पे हो गया d और d से d कट गया, तो हम क्या लिखेंगे ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 2। और ये प्रॉब्लम सॉल्व, दो इक्वेशन हमको मिल गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब सिर्फ इसका लैंग्वेज बच गया समझाने को। आपको क्या लैंग्वेज समझाना है? हमको तो इतना ही मिरर जरूरत था, तो मिरर का हाइट कितना हो गया x प्लस वाई, हमको तो p और r इतना ही मिरर चाहिए, और इतना ही मिरर चाहिए, तो इस दो यहां से यहां तक का हाइट कितना है x प्लस वाई, मतलब हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू कितना x प्लस वाई, ये मिरर का हाइट हो गया। और हाइट ऑफ पर्सन चेक कर ले, क्या हाइट ऑफ पर्सन है, नीचे दिखाई दे रहा है। हाइट ऑफ पर्सन कितना हो गया, ये है ना पर्सन, यहां से यहाँ ई डैश एच डैश का वैल्यू है 2x और ई डैश एफ डैश का वैल्यू है 2y, मतलब पूरा पर्सन का हाइट लेना है तो कितना लेंगे 2x प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जितना मिरर का हाइट है उसका डबल हाइट है पर्सन का, मतलब अगर पर्सन का जितना हाइट है, उसको उल्टा अगर समझे हम लोग कि पर्सन का जितना हाइट है उसका आधा हाइट है मिरर का। नहीं समझ में आ रहा? देखिए पर्सन का हाइट 2x 2y है, मिरर का 1x 1y है, मतलब कितना हुआ, जितना पर्सन का हाइट है उसका आधा मिरर का हाइट है। तो ये बात हमको क्या बता रहा है कि अगर मेरा h हाइट लेना है, पर्सन हम है, अगर मेरा h हाइट है तो इमेज का हाइट कितना होना चाहिए h/2 होना चाहिए। क्लियर हो गया बात?
समझ में आ गया? अगर मेरा हाइट 6 फीट है, ठीक है, और मैं अपना पूरा इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनाना चाहता हूं, तो हमको कम से कम कितना प्लेन मिरर की जरूरत पड़ेगी जिसमें मेरा पूरा प्लेन मिरर के अंदर मेरा पूरा इमेज फॉर्म हो जाए? तो हमको मेरे हाइट का आधा, मेरा हाइट 6 फुट है, तो हमको 3 फुट का प्लेन मिरर अगर लेते हैं तो हमको अपना इमेज पूरा का पूरा 3 फुट का प्लेन मिरर में दिखाई दे देगा। क्लियर हुआ बात? कंसेप्ट पकड़ में आ रहा ना? कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है कि करना क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, इसको आराम से लिखिए और इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन ऑफ एंगल, मतलब इंसिडेंस एंगल, एंड रोटेशन ऑफ मिरर की बात करेंगे कि मिरर रोटेट करने पे क्या होगा, एंगल रोटेट करने पे क्या होगा, क्या क्या बदलाव आएंगे, इमेज में क्या बदलाव आएंगे और ऑब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव आएंगे, सारी बातें हम लोग अभी सीखेंगे। अभी भी हम लोग किस बात का डिस्कशन कर रहे हैं? अभी भी हम लोग प्लेन मिरर का ही डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, हेडिंग डालिए, रोटेशन ऑफ इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल का रोटेशन करेंगे तो क्या होने वाला है? क्लियर आ रहा? क्लियर आ रहा ना? रोटेशन ऑफ इंसिडेंस एंगल, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन मिरर है, यहां से कोई अगर रे आया और यहां से इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया, इधर से आया, इधर से चला गया, और ये इसका बीच में इसका नॉर्मल है, ये n है, ये I है, ये R है। अब मैं बोल रहा हूं कि इंसिडेंस एंगल यहां से I है तो ये भी एंगल I होता है, एंगल I एंगल R का बराबर होता है। लिख सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल को थीटा रोटेट किया जाए, तो थीटा किधर रोटेट कर सकते हैं? अब थीटा या तो इधर रोटेट कर सकते हैं या तो इधर रोटेट करते हैं। तो हम लोग ना इसी इंसिडेंस एंगल को थीटा डिग्री इधर हम रोटेट कर दिए, इधर रोटेट कर दिए, बना दिए I डैश। तो अगर हम थीटा डिग्री रोटेट किए तो नॉर्मल से ये कितना हो गया? I प्लस थीटा। तो हमको एंगल I एंगल R का बराबर होता है, तो एंगल R भी रोटेट हुआ होगा I प्लस थीटा, कुछ एंगल R भी यहाँ पे आ गया होगा, कुछ एंगल R भी यहाँ पे ऐसे रोटेट हो गया, ये थीटा रोटेट हुआ तो ये भी थीटा रोटेट हुआ। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? बड़ा हो गया क्या कुछ ऐसा? तो ये भी रोटेट हुआ। समझ में आ रहा बात? ये हो गया I डैश, R डैश I डैश। हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्मल से अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया? I प्लस थीटा, और नॉर्मल से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? ये भी I प्लस थीटा हो गया। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, और यहाँ पे माइनस एंगल I। अब माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब ये है कि जिधर जिधर इंसिडेंस एंगल रोटेट करेंगे उसका अपोजिट डायरेक्शन में एंगल R को रोटेट करेंगे। मतलब अगर थीटा एंगल इधर रोटेट किए तो R को भी इसके अपोजिट इधर किए तो इसका अपोजिट। देखो ना ये कैसे किए हैं, ये कैसे किए हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करेंगे क्लॉकवाइज। अगर इसमें हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे, इसमें क्लॉकवाइज करेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। मतलब जिधर I को रोटेट करवाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगल R को रोटेट करवाएंगे। क्लियर है बात? तो एंगल I अगर हमको लेना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। अगर इसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है I प्लस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस I प्लस थीटा। अगर हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहे तो क्या करेंगे? इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा R इजकल टू माइनस ओमेगा I। लगे हाथ, इसको भी समझते रहिए। ये भी क्या माइनस बता रहा है कि ये इधर वेलोसिटी जितना चलेगा एंगुलर वेलोसिटी से उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा। मतलब
हम इंसिडेंस एंगल को रोटेट करते हैं, जितना डिग्री रोटेट करेंगे नॉर्मल से उतना ही डिग्री हमको रिफ्लेक्टेड रे को भी रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेट करना किधर पड़ेगा, इंसिडेंस को जिधर करेंगे उसके अपोजिट साइड में हमको रोटेट करना पड़ेगा। बस इतना ही बात है इसके अंदर, रोटेशन ऑफ इंसिडेंस एंगल के अंदर इतना ही बात समझना आपको। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल रोटेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, समझ में आ रहा बात। आगे बढ़े, आगे बढ़े, 1 2 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। इस बार हम लोग मिरर को ही रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, इस बार हम लोग मिरर को ही रोटेट करेंगे तो क्या देखने मिलेगा, रोटेशन ऑफ मिरर। यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इस बार एंगल आई को रोटेट नहीं करेंगे, सिर्फ मिरर को रोटेट करेंगे। यहां से आई आया, यहां से आर गया, यहां से इसका ये नॉर्मल है। तो इस बार हम इस वाले मिरर को रोटेट किए, ये जो मिरर है हम इधर ना थीटा एंगल रोटेट कर दिए। ये मिरर था, टेढ़ा लग रहा क्या, ये मिरर था और इस मिरर को बस थीटा रोटेट किए, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या, हाँ सीधा हो जा। अब ठीक है, इस मिरर को ही हम थीटा एंगल पे रोटेट किए हुए हैं, समझ में आ रहा बात। और यह है एंगल आई और ये था एंगल आर, मतलब यहां से यहां एंगल आई था, एंगल आई एंगल आर का बराबर होता है, तो इसको भी एंगल आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा को रोटेट किए, अगर प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट किए तो नॉर्मल भी अपने आप थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। नॉर्मल भी कितना रोटेट हो गया, थीटा डिग्री। अब क्या हुआ, अगर ये थीटा डिग्री रोटेट हो गया तो इस वाला इंसिडेंस एंगल से यहां से इस नॉर्मल का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से कितना हो गया, थीटा प्लस एंगल आई, ये थीटा रोटेट हो गया और ये आई पहले से था। अगर ये इतना हुआ तो अभी ऊपर हम लोग सीखे थे कि अगर नॉर्मल से इंसिडेंस इतना है तो रिफ्लेक्टेड भी इतना ही होगा, मतलब जितना ये है उतना ही यहाँ पे एक नया रिफ्लेक्टेड रे बना होगा और इसका भी डिस्टेंस कितना रहा होगा, आई प्लस थीटा रहा होगा। बोले बात समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन मिरर को रोटेट किए हैं, यहाँ पे प्लेन मिरर था, इस प्लेन मिरर को ऐसे उठा के रख दिए, अभी भी रे यहीं से आके ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ से आया तो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल यहाँ बन रहा है, नॉर्मल से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना डिस्टेंस इसका भी होगा। क्लियर हो रहा बात। अब क्या देखते हैं कि यहां से और ये पुराना वाला आर का कितना डिस्टेंस हो चुका है। यहाँ पे जब था तो ये आई था और यहाँ पे जब ये था तब ये आई था, तो आई प्लस आई कितना रहा था, 2i। अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया होगा, यहाँ ये नॉर्मल है, यहां से इसका डिस्टेंस आई प्लस थीटा, यहाँ से आई प्लस थीटा मतलब 2i प्लस 2 थीटा रहा होगा। अगर हमको ये एंगल निकालना है, ये आर और आर डैश वाला, ये आर और आर डैश वाला, यहाँ पे सेंटर है ओ, अगर हमको एंगल पता करना है आर ओ आर डैश तो कैसे निकलेगा, ये बड़ा वाला एंगल में से ये वाला एंगल को माइनस करेंगे। कौन कौन सा एंगल, आई ओ आर डैश में से एंगल आई ओ आर को माइनस करेंगे, आई ओ आर डैश माइनस आई ओ आर, और आई ओ आर डैश कितना है 2i प्लस 2 थीटा माइनस आई ओ आर कितना है 2i, 2i से 2i कट गया और आर ओ आर डैश कितना है, मतलब ये जो नया रिफ्लेक्टेड निकला, ये जो नया आर डैश निकला इसका वैल्यू कितना हो गया 2 थीटा हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो नया वाला एंगल आर हुआ ये कितना हो गया 2 थीटा हो गया। समझते हैं क्या हुआ।
अगर हम मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करवाते हैं, थीटा एंगल पे रोटेट करवाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल उसके डबल रोटेट हो जा रहा है। देखिए हम मिरर को कितना रोटेट किए हैं, एम, ये मेरे पास मिरर था, यही मिरर यहाँ पे आ गया है ना, तो इस मिरर को हम कितना रोटेट किए, थीटा रोटेट किए, तो एंगल आर कितना रोटेट होके मिला, 2 थीटा। मतलब हम 2 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये 4 डिग्री मिलेगा एंगल आर। समझ में आ रहा बात, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है क्या? सही है, यहां तक बात समझ में आया। अगर हम इंसिडेंस एंगल को रोटेट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, माइनस आगे पता चलता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जितना एंगल आई रोटेट होगा उतना ही एंगल आर रोटेट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर थीटा, मिरर को हम इधर रोटेट किए हैं तो एंगल आर भी इधर रोटेट होगा, इसको हम इधर रोटेट करेंगे तो ये भी इधर रोटेट होगा। जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट करेंगे एंगल आर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, और जितना डिग्री रोटेट करेंगे एंगल आर उसके डबल रोटेट होगा। क्लियर हुआ बात? फंडा क्लियर है रोटेशन ऑफ मिरर का, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में हमको याद रखना है कि इंसिडेंस एंगल भी रोटेट कर रहा हो और मिरर भी रोटेट कर रहा हो, मतलब क्या हुआ, ये देखिए ना, हम समझाते हैं। ये 2i 2 थीटा और ये 2m, ये 2 थीटा तो एंगल आर के लिए हमको समझ में आ गया कि मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि हमको याद रखना है कि इंसिडेंस एंगल भी रोटेट करे और मिरर भी रोटेट करे, तब क्या करना है, तब क्या करना है, ठीक है। तब हमको कुछ नहीं करना है, हमको एंगल आर डैश निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा एम। ये जो 2 थीटा एम है, ये थीटा कौन सा रोटेट हुआ है, मिरर ही तो रोटेट हुआ, तो मतलब ये 2 थीटा एम किसके लिए है कि 2 थीटा रोटेट करवाना पड़ेगा, जितना मिरर हुआ है उसका एंगल आर डबल हो जाएगा, मतलब मिरर का थीटा लेना होता है। तो हम लेंगे 2 थीटा एम माइनस थीटा आई, थीटा आई का मतलब एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंस। अगर हम किसी क्वेश्चन में मिरर और इंसिडेंस दोनों रोटेट करा दिया गया है तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अगर ये फॉर्मूला और पीछे वाला फॉर्मूला हमको याद नहीं भी है, इसको याद रखेंगे तो इससे सारा क्वेश्चन हम लोग पकड़ के हिला सकते हैं। कैसे हिला देंगे, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंस एंगल रोटेट हुआ, तब हम 2 थीटा एम का वैल्यू 0 कर लेंगे, मतलब आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस थीटा आई। क्लियर हो रहा बात? ये आर क्या है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आर डैश क्या है, न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर सिर्फ इंसिडेंस एंगल रोटेट किया तो इसका वैल्यू 0 रख लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस थीटा आई के बराबर, जो पहले भी आ रहा था, जितना ये है उतना ही ये रहेगा, खाली माइनस लग जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर सिर्फ मिरर रोटेट किया तो इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 2 थीटा एम यहाँ पर प्रूफ ही हुआ है। अगर दोनों रोटेट किया तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल आर मिल जाएगा। तो आप इसको याद रखे, उसको याद रखे या ना रखे, अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर और रोटेशन ऑफ इंसिडेंस एंगल दोनों से पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? बात समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा इससे अगला कंसेप्ट, जहां पे हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, 2 मिरर 3 मिरर को आपस में कंबाइन करेंगे तो कितना इमेज फॉर्म होगा, तो सारी बात करेंगे। तो उसको